सन 1971 अमेरिकन एयरलाइन की एक डोमेस्टिक फ्लाइट को टेक ऑफ किए अभी चंद ही मिनट गुजरे थे कि सबसे पीछे वाली सीट पर बैठे मुसाफिर ने एयर होस्टेस को अपने पास बुलाया और मुस्कुराते हुए एक कागज का टुकड़ा उसको पकड़ा दिया। इस कागज के टुकड़े पर सिर्फ चंद अल्फाज लिखे थे जिसने पूरे अमेरिका में हलचल मचा दी। वो मुसाफिर कौन था और FBI आज तक इसको जिंदा या मुर्दा क्यों तलाश न कर सकी? तलाश करना तो दूर की बात, अमेरिका की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी पिछले 50 साल से इस मुसाफिर की जर्रा बराबर मालूमात हासिल न कर सकी। अस्सलामु अलैकुम, पीस ओवर की एक और वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, इस हैरत अंगेज वाक़े की इब्तदा 24 नवंबर 1971 को अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट से हुई। एक शख्स जो बज़ाहिर बिजनेसमैन लगता था, उसने पोर्टलैंड से सियाटल का टिकट बुक करवाया और हाथ में ब्रीफकेस लिए जहाज की तरफ बढ़ने लगा। तब अमेरिका में डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए किसी किस्म की सख्ती नहीं होती थी, ना ही मुसाफिर के सामान की तलाशी ली जाती थी और ना ही इसकी शनाख्त के हवाले से कोई पूछताछ होती थी। यह नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन का जहाज बोइंग 727 था, जिसको सिर्फ 45 मिनट में पोर्टलैंड से सियाटल तक पहुंचना था। सन ग्लासेस लगाए, हाथ में ब्रीफकेस लिए ये शख्स जहाज में सवार हुआ और सबसे आखिर वाली सीट पर जाकर बैठ गया। इसने अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर की और साथ ही सिगरेट भी जला ली। यहाँ तक सब कुछ मामूल के मुताबिक था, क्योंकि फ्लाइट में सिगरेट पीने की भी 70 की दहाई में इजाजत थी। ठीक 2:58 पर जहाज हवा में बुलंद हो गया। जहाज उड़ते ही वो शख्स जिसने टिकट पर अपना नाम डैन कूपर लिखवाया था, पीछे मुड़ा और अपने करीब बैठी एयर होस्टेस को एक कागज का टुकड़ा मुस्कुराते हुए थमा दिया। एयर होस्टेस, जिसका नाम फ्लोरेंस शेफनर था, इसने जब कागज के टुकड़े पर लिखी तहरीर पढ़ी तो इसके पैरों तले से जमीन निकल गई। मिस, आई हैव अ बॉम्ब हियर एंड आई वुड लाइक यू टू सिट बाय मी। मेरे पास बॉम्ब है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे बराबर में आकर बैठ जाएं। फ्लोरेंस शेफनर जब डैन कूपर के बराबर आकर बैठ गई तो इसने अपना ब्रीफकेस खोला, जिसमें डायनामाइट की 8 स्टिक्स और डेटोनेटर भी मौजूद था। मुख्तसरन ये कि जहाज हाईजैक हो चुका था और डैन कूपर की कुल 3 शराइत थी। इसको 5 बजे से पहले $2 लाख कैश, 2 पैराशूट के जोड़े और सियाटल एयरपोर्ट पर एक रीफ्यूलिंग ट्रक तैयार चाहिए था। अपनी शराइत के आखिर में इसने एयर होस्टेस को यह भी बोला कि अगर कोई गलती हुई तो मैं बम फाड़ दूंगा। डैन कूपर के अलावा इस जहाज में 35 मुसाफिर थे, जिनको जहाज में होने वाले इस सारे वाक़े का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। फ्लोरेंस डैन कूपर की शराइत लेकर कॉकपिट में गई और कप्तान को सब कुछ बता दिया। एक दूसरी एयर होस्टेस, जिसका नाम टीना मैकलू था, वह अब इंटरकॉम लेकर डैन कूपर के साथ आकर बैठ गई, जो पायलट और डैन कूपर के दरमियान राब्ते का काम कर रही थी। याद रहे कि यह अमेरिका की तारीख में होने वाला पहला हाईजैक था जो तावान की रकम के लिए किया गया था। इसी वजह से लोकल अथॉरिटीज और FBI ने फैसला किया कि अगवाकार की तमाम शराइत पूरी की जाएं। जाहिर है कि मुतलका इदारों को भी मालूम था कि डैन कूपर इनसे भागकर ज्यादा दूर नहीं जा सकेगा। जहाज, जिसको 45 मिनट में ही सियाटल लैंड करना था, वो अगले 1.5 घंटे तक एयरपोर्ट के गिर्द गर्दिश करता रहा और बकाया 35 मुसाफिर जो इस सारे वाक़े से बिल्कुल बेखबर थे, इनको बताया गया कि कुछ तकनीकी खराबी की वजह से जहाज की लैंडिंग में दुश्वारी का सामना है। इस दौरान सियाटल नेशनल बैंक से $20 के 10,000 नोट इकट्ठे किए गए, जिनके सीरियल नंबर नोट कर लिए गए थे, और एक करीबी स्काई डाइविंग क्लब से 2 पैराशूट की जोड़ियों का भी इंतजाम किया गया। 5:45 पर जहाज को लैंड करवाया गया और वादे के मुताबिक डैन कूपर को पैसों से भरा बैग और 2 पैराशूट की जोड़ियां फराहम कर दी गईं। साथ ही जहाज को रिफ्यूल भी कर दिया गया। अपनी शराइत पूरी होने पर डैन कूपर ने 35 मुसाफिरों और अमले के 2 अरकान को जहाज से उतरने की इजाजत दे दी, जबकि पायलट और अमले के 2 अरकान को जहाज के अंदर रहने का ही कहा। इस वक्त रात हो गई थी और जहाज एक बार फिर से हवा में बुलंद हो गया। डैन कूपर ने अपने साथ बैठी एयर होस्टेस टीना के जरिए पायलट को कुछ खास हदायत भी दी। वो चाहता था कि जहाज के लैंडिंग गियर और फ्लैप्स खुले रहें, बुलंदी 10,000 फीट हो और स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर हो और जहाज को सीधा मैक्सिको सिटी ले जाया जाए। पायलट ने बाकी तमाम हदायत तो मान ली, मगर जहाज को सीधा मैक्सिको सिटी लेकर जाना फ्यूल की कमी की वजह से मुमकिन नहीं था। लिहाजा पायलट ने डैन कूपर को रिफ्यूलिंग के लिए 2 ऑप्शंस दी।
रीनो या फिर फोनेक्स। डैन कूपर रीनो पर राजी हो गया। दूसरी तरफ लोकल और फेडरल इदारे भी अपना काम कर रहे थे। 2 फाइटर जेट्स को जहाज के पीछे रवाना किया गया, लेकिन वो इतनी आहिस्ता रफ्तार नहीं रख सकते थे। इसी वजह से उन्होंने जहाज के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिए। रात के अंधेरे में जहाज रीनो की तरफ रवां दवां था। इतने में पास बैठी टीना को डैन कूपर ने कॉकपिट में जाने का कहा, जहां 2 पायलट और एक फ्लाइट अटेंडेंट मौजूद थी। जब टीना कॉकपिट का दरवाजा बंद करने के लिए पलटी तो इसने आखिरी बार सिर्फ इतना देखा, डैन कूपर अपनी कमर पर कुछ बांध रहा है। इसके बाद जहाज की सीढ़ियां खुली, डैन कूपर ने छलांग लगा दी। इसके बाद जो कुछ भी हुआ, पिछले 50 सालों से इस पर बहस जारी है। 3 घंटे बाद जब जहाज रीनो में लैंड हुआ तो पूरे जहाज की अच्छी तरह से तलाशी ली गई, लेकिन जहाज में ना ही कूपर था और ना ही कोई बम मिल सका। न सिर्फ जहाज में, बल्कि इस वाक़े के बाद डीन कूपर का कहीं भी कोई अता पता न चल सका, जिंदा या मुर्दा। आखिर डीन कूपर कौन था और पूरे अमेरिका के अदारों को धोखा देकर वो कहां चला गया? ये केस FBI का वो केस है जिसको आज तक बंद नहीं किया गया। डीन कूपर को किसी ने जहाज से छलांग लगाते तो नहीं देखा था, लेकिन जहाज की सीढ़ियां खुली रह जाने की वजह से ये साफ जाहिर था कि इसने सियाटल और रीनो के दरमियान कहीं छलांग लगा ली थी। FBI ने जहाज में सबूत तलाश करने की कोशिश की और इस कोशिश में इनको डैन कूपर की टाई, 8 सिगरेट के बचे हुए टुकड़े और एक पैराशूट मिला जो डैन कूपर पीछे छोड़ गया था। हत्ता कि किसी के पास उसकी कोई तस्वीर तक नहीं थी। मुसाफरों और अमले के अरकान से मालूमात लेने के बाद डैन कूपर के हुलिये के हिसाब से इसका खाका बनवाया गया। इससे पहले कि डैन कूपर को सियाटल और रीनो के बीच में तलाश किया जाता, FBI को ये मालूम करना था कि उसने बिल्कुल किस जगह जहाज से छलांग लगाई थी। ये जानना ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि जहाज ऑटो पायलट पर था, यानी जिस रास्ते पर जहाज उड़ रहा था वो रिकॉर्ड का हिस्सा था। जहाज की रफ्तार और बुलंदी पहले ही मालूम थी। जहाज में मौजूद फ्लाइट रिकॉर्डर से मालूम हुआ कि जहाज की सीढ़ियां 8:10 पर खुली थी। इन तमाम मालूमात की बुनियाद पर डैन कूपर की छलांग लगाने वाली जगह का अंदाजा लगाकर एक सर्च एरिया की निशानदही की गई। ये 45 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका घने जंगलात और पहाड़ों से घिरा हुआ है। इस पूरे इलाके का चप्पा चप्पा अच्छी तरह से तलाश किया गया, लेकिन ना डीन कूपर का कोई नामो निशान मिला, ना ही कोई ब्रीफ केस या फिर पैसे। हत्ता कि इस पूरे इलाके में इतनी शदीद सर्दी थी कि सबको यही लगा कि डैन कूपर मर गया होगा, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो FBI के वहमो गुमान में भी नहीं था। अमेरिका की तारीख में पहली बार इस केस के लिए FBI ने अवाम से मदद लेना शुरू कर दी थी। डैन कूपर के खाके और $2 लाख के सीरियल नंबर भी अखबारों में शाया किए गए और डैन कूपर के बारे में कोई भी मालूमात देने पर इनाम देने का वादा भी किया गया। इनका ख्याल था कि अगर डैन कूपर जिंदा हुआ तो वो पैसे कहीं ना कहीं जरूर खर्च करेगा, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इन सीरियल नंबर्स का कोई भी नोट कहीं भी कभी भी दोबारा जाहिर नहीं हुआ। लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। करीब 9 साल बाद यानी 1980 में एक वाकया हुआ। सदरन वाशिंगटन में कोलंबियन दरिया के किनारे, जिसको टीना बार कहा जाता है, वहाँ एक बच्चा अपने वालिदैन के साथ खेल रहा था। इसको दरिया के किनारे नोटों की 3 गड्डियां मिली। ये $20 के नोटों की गड्डियां थी जो कुल $5,800 बनते थे। बच्चे के वालिदैन ये पैसे लेकर FBI के पास गए। किस्मती से इनके सीरियल नंबर इन नोटों से मिल गए थे जो डैन कूपर लेकर गया था। डैन कूपर हाईजैक केस में 9 साल बाद ये पहली पेशरफ्त थी, लेकिन बजाय केस हल करने के इस वाक़े ने केस को मजीद उलझा कर रख दिया था, क्योंकि ये पैसे छलांग लगाने की जगह से 27 किलोमीटर दूर पाए गए थे। पहले ये समझा गया कि छलांग लगाने की जगह पर लुइस दरिया में ये पैसे डैन कूपर से ही गिर गए होंगे और वो बहते हुए कोलंबियन दरिया तक आए होंगे, लेकिन बाद में गौर करने पर मालूम हुआ कि ये पैसे जिस जगह से मिले थे वो जगह ऊंचाई की तरफ वाक़या है और लुइस दरिया जिस जगह कोलंबियन दरिया में आकर गिरता है वो जगह नीचे है और दरिया पैसे मिलने की जगह से मुखालिफ सिमत में बहता है। यानी ये पैसे लुइस दरिया
से बहकर टीना बार किनारे तक किसी सूरत नहीं आ सकते थे। FBI के लिए मामला सुलझने की बजाय उलझता ही चला जा रहा था। ना सिर्फ ये बल्कि टीना बार किनारे जहां से ये पैसे मिले थे वहां 1974 में कुछ खुदाई का काम किया गया था। हाईजैकिंग के 3 साल बाद टीना बार किनारे कुछ जायद रेत डाली गई थी और मिलने वाले पैसे इस रेत के अंदर पाए गए थे। इस नई मालूमात से तो ये जाहिर होता है कि डैन कूपर या इसके किसी साथी ने जानबूझकर केस को उलझाने के लिए 3 साल बाद टीना बार किनारे आकर ये पैसे दफनाए थे। इस केस को लेकर FBI ने डीन कूपर जैसे नजर आने वाले लोगों से पूछगछ की, लेकिन कोई खातिर खास सुराग न मिल सका। कई लोगों की सोच ये भी है कि डैन कूपर शायद कोई ट्रेंड फौजी कमांडो था, क्योंकि जो पैराशूट वो अपने साथ लेकर गया था वो एक फौजी पैराशूट था और इसको इस्तेमाल करना इस पैराशूट से ज्यादा मुश्किल था जो डैन कूपर जहाज में छोड़ गया था। 1980 में $5,800 नकद मिलने के अलावा बकाया 9,710 नोट दोबारा कभी नहीं मिल पाए। सबूत के तौर पर FBI के पास डैन कूपर के इस खाके के अलावा ये टिकट है जिसमें खुद इसने अपना नाम लिखा था और ये टाई जिस पर क्लिप बाईं तरफ लगी थी, जिससे ये जाहिर होता था कि वो बाएं हाथ से काम करने का आदी था। इस केस ने FBI को पिछले 50 सालों से उलझा कर रखा हुआ है। आज भी FBI की वेबसाइट पर इस केस की तमाम तर तफसीलात मौजूद हैं और इस केस की फाइल को आज भी बंद नहीं किया गया। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।